जींद से इस वक्त की बड़ी जानकारी। शराब ठेकेदार को गोलियों से भून दिया गया है। गोली मारकर शराब ठेकेदार की हत्या कर दी गई है। गाड़ी में सवार बदमाशों ने फायरिंग की और लगातार शराब कारोबारियों पर इसी तरह से फायरिंग हो भी रही है। प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जींद से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां एक शराब के ठेकेदार को गोलियों से भून दिया गया। बदमाश आते हैं, गोलियां चलाते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं, मौत के घाट उतारते हैं और चले जाते हैं। और बड़ी ही बेखौफी के साथ कारोबारियों पर ये हमले हो रहे हैं। प्रदेश सरकार बार बार ये बात कह रही है कि इन बदमाशों पर नकेल कसने के लिए हम पुख्ता कानून व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसको लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अब भी क्यों शराब कारोबारियों पर या व्यापारियों पर ये हमले हो रहे हैं? इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? हरियाणा में अपराध की लगातार कई बड़ी घटनाएं देखने को मिल रही है। शराब के ठेकेदारों पर हमले हो रहे हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है और इससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर नायब सैनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और जमकर हमला बोल रहा है। इसी बीच जींद में कार सवार बदमाशों ने शराब के ठेकेदार को गोलियों से भून डाला। गोलियां चलने से हड़कंप मच गया। ठेकेदार को जींद के सिविल अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ऐसे में हरियाणा में फिर से क्राइम कंट्रोल के दावे पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। शराब के कारोबार पर बदमाशों का साया आखिर कब तक रहेगा? इन बदमाशों पर नकेल आखिर कब कसी जाएगी? इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो कारोबारी है कौन लेगा? ऑक्शन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं खौफ की वजह से शराब कारोबारी, इसलिए ये बड़े सवाल बन रहे हैं। और जींद में ऐसे समय पर फायरिंग हुई है, शराब ठेकेदार को गोलियों से भून दिया गया, जब कुछ ही घंटों पहले हरियाणा बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपराधियों को चेतावनी दी। हरियाणा बीजेपी ने लिखा कि ये नायब का हरियाणा है, या तो गुंडागर्दी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अपराधियों को चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। तो क्या सरकार की चेतावनी को अपराधी ठेंगा दिखा रहे हैं? सवाल उठता है कि क्या सख्त चेतावनियों से कुछ बदला भी है या सरकार को ही चेतावनी दे रहे हैं? क्या सरकार की कार्रवाई अपराधियों पर कोई असर भी डाल रही है? शराब कारोबारियों की सुरक्षा कौन करेगा? व्यापारियों की सुरक्षा कौन करेगा? प्रदेश की जो जनता है उनकी सुरक्षा कौन करेगा? ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पोस्टर हमने आपको दिखाया, जो पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं, उनके पीछे उनकी पुलिस फोर्स नजर आ रही है। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या नजर आ रहा है? ऑन ग्राउंड जींद में एक शराब के ठेकेदार को गोलियों से भून दिया गया है। कई जगहों पर रंगदारी की मांग की जा रही है। कई जगहों पर एक्सटॉर्शन खौफ बन चुका है व्यापारियों के दरमियान। खुले में आते हैं, कभी बाइक पर सवार होकर, कभी कार में सवार होकर, फायर करते हैं और फरार हो जाते हैं। खौफ क्यों नहीं है इन बदमाशों के दरमियान कानून का? ये एक बड़ा सवाल है। क्या किया जा रहा है इन पर नकेल कसने के लिए? दूसरा बड़ा सवाल है। जो किया जा रहा है उससे कितना असर नजर आ रहा है? तीसरा बड़ा सवाल है। प्रदेश को सुरक्षित महसूस कराने के लिए प्रदेश सरकार, प्रदेश की पुलिस किस तरह से काम कर रही है? आज प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। ये हाल फिलहाल की घटना है जींद में, जहां एक शराब के कारोबारी को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया है। खौफजदा हो गए हैं शराब के ठेकेदार, शराब के कारोबारी ऑक्शंस में शामिल नहीं हो रहे हैं। उस पर प्रदेश सरकार को घेरती विपक्ष भी पूरी तरह से नजर आ रही है। अब जरा हम आपको ये दिखाते हैं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा। भाजपा राज में अपराध प्रदेश बन चुका है प्रदेश। हरियाणा में अपराधियों ने एक कारोबारी की हत्या कर दी। ये जींद से की खबर की बात हो रही है। ताबड़तोड़ फायरिंग कर खरकराजी में इस हादसे को अंजाम दिया गया। हरियाणा में ना पुलिस का खौफ है, ना ही प्रशासन का खौफ है, ना ही सरकार का खौफ है, ना ही राज्य के मुखिया का खौफ है। भाजपा राज में अपराध प्रदेश बन चुका है हरियाणा। ये कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से निशाना साधते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। कहा है जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है ये। प्रदेश सरकार को घेरते हुए महाजंगल राज उन्होंने बता दिया है।
जो स्थिति अभी कानून को लेकर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सबसे असफल, नाकाम और फेल गृह मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। यदि आप अभी भी निश्चिंत हैं तो फिर प्रदेश की जनता तो भगवान के भरोसे ही है, ये रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है। ये जींद में जंगल राज के ये भयावह दृश्य ये बता रहे हैं कि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। राज्य में अराजकता और खौफ का दौर कायम है। सबसे असफल, नाकाम, फेल्ड गृह मंत्री का तमगा लेकर मुख्यमंत्री निश्चित आखिर कैसे हैं? कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हालात जंगल राज से बदतर हो गए हैं। भाजपा सरकार के राज में हरियाणा में अब जंगल राज नहीं है। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि अब महाजंगल राज है। तो विपक्ष भी देखिए खूब जमकर निशाना साध रहा है और विपक्ष भी खूब घेर रहा है। और कानून व्यवस्था पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही, लेकिन इस सवाल प्रदेश की जनता भी पूछ रही है कि आखिर उनको सुरक्षित महसूस करवाने के लिए प्रदेश सरकार क्या कर रही है। कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका परिचय करवा देते हैं आपसे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राकेश शर्मा जी कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ, और इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह जी कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, जींद में एक और शराब के कारोबारी को गोलियों से भून दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। अब वो ये जानना चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे प्रदेश के अंदर, उसके लिए क्या कर रही है आपकी हरियाणा पुलिस? आवाज बढ़ा दीजिए राकेश जी की। हेलो, आप बोलिए सर, कंटिन्यू करिए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि सरकार हरियाणा को क्राइम फ्री करने के लिए अधिकारियों को सख्त से सख्त आदेश दिए गए हैं कि कोई भी अपराधी किसी भी किस्म का हो, किसी भी स्तर का हो, वो अपराधी बचना नहीं चाहिए। वो या तो प्रदेश छोड़ के जाएंगे या फिर अपने आप में बदलाव करेंगे। ऐसे सख्त आदेश प्रशासन को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा को क्राइम फ्री करने के लिए भी किया है। ठीक। और निश्चित तौर पर इस पर प्रशासन की सख्ताई भी करेगा और क्राइम को रोकने का सरकार काम भी करेगी। उस दिशा में कदम सरकार ने बढ़ाए हुए हैं, पर उसका असर तो कुछ और ही नजर आ रहा है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, अब मैं आपको रुक करना चाहती हूँ। एक छोटा छोटा रिएक्शन सबसे ले लेती हूँ सर, फिर उसके बाद वापस आप ही के पास आऊंगी मैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, पोस्टर तो जारी हो रहे हैं, निर्देश भी दिए जा रहे हैं, बड़ी सख्ती के साथ यह आदेश दिया जा रहा है कि छोड़ दो हरियाणा का प्रदेश, नहीं तो छोड़ दो गुंडागर्दी। लेकिन एक और हत्या। पूजा जी, विगत 16 महीनों से हरियाणा के गृह मंत्री भी आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, और 16 महीने से वो यही निर्देश दे रहे हैं कि अपराधियों हरियाणा छोड़ दो वरना तुम्हें ठीक कर दूंगा। मैंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। परिणाम शून्य है। आपकी बकबक करने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता बकबक नहीं चाहती, दावे नहीं चाहती, वादे नहीं चाहती। जनता जमीनी धरातल पर कानून व्यवस्था का सुधार चाहती है। और शराब के व्यापारियों की 4 हत्याएं हो चुकी हैं इस प्रतिस्पर्धा में, और एक तो हत्या वैसे हो जाए, यहाँ तो खुलेआम चैलेंज देकर हत्या होती है। आपके ही चैनल पर जब ये मुद्दा उठा था, उसमें जींद के नरवाना का भी मैंने जिक्र किया था कि भाई 5-6 जगह मोटरसाइकिल पर लोग आए, ठेके पर पर्चियां छोड़कर चले गए और गोलियां दागकर का रंगदारी को। तब भाजपा के प्रवक्ता ने उल्टा हम पर आरोप लगाया था कि ये कांग्रेसी करवा रहे हैं। ये जो ठेके के जो मिली भगत लोग हैं, व्यापारियों से ये ठेके वसूलने चाहते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ले रहे गंभीरता से बात। और उसी जींद में आपकी बहस के 2 या 3 दिन बाद खड़कराम जी के अंदर वीरेंद्र नामक ठेकेदार की हत्या हो गई। उससे पहले शाहबाद में एक शराब व्यापारी की हत्या हो गई। उससे पहले 2 हत्याएं गुड़गांव में हो गई। और मैंने तो बार बार कहा है, शराब के 1 लाख करोड़ के जो व्यापार पर अवैध कब्जा करने के लिए हरियाणा के गैंगस्टर लगातार धमकियां दे रहे हैं, और इनकी धमकियों के चलते ही 300 शराब के ठेके अभी तक किसी ने लिए नहीं, और खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं, घर पर आकर दे रहे हैं। और उसके बाद भी अभी सरकार ये कहती है
कि हमारी कानून व्यवस्था ठीक है, तो भाई सरकार को मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, इनसे सवाल पूछेंगे अब कि इनके निर्देशों का कितना असर हो रहा है, इनकी कार्रवाई का कितना असर हो रहा है, गैंगस्टर्स पर कितनी नकेल कस पा रहे हैं, ये बिल्कुल इनसे सवाल पूछेंगे। अब मैं लौट रही सर आपके पास। ओंकार सिंह जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, क्या कारण लग रहा है आपको कि ये बदमाशों में कोई खौफ ही नहीं है कानून का? बड़ी ही बेखौफी से, मतलब सुबह पोस्टर जारी हुआ है और हाल फिलहाल में खबर ये कि एक शराब ठेकेदार को और मौत के घाट उतार दिया। पूजा जी, सिर्फ कहने से, सिर्फ पोस्टर जारी करने से अगर अपराध नियंत्रित हो सकता तो पूरे विश्व में कहीं अपराध होता ही ना। आज हरियाणा में अपराध की क्या स्थिति है सब जग जाहिर है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं अपराधी अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। इससे पहले 2019 में अनिल विज जब गृह मंत्री बने थे, इन्होंने भी कहा था कि अपराधी या अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे। अब ये कह रहे हैं हमने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। देखो, आपसी विरोधाभासी बातें हैं, सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी। दूसरा ये कहते हैं कि हमने इनको फ्री हैंड दे दिया है, इसका मतलब पहले आपने इनके हाथ बांधे हुए थे, कब से फ्री हैंड दिया? और ये सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी। पद का महत्व पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति की शख्सियत पर डिपेंड करता है। एक व्यक्ति जिसको ऐसा पद दे दिया जाए जो उसके काबिल ही ना हो, वो क्या काम कर पाएगा? दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए अपराध को नियंत्रण करने में, और अपराध और बेरोजगारी का प्रत्यक्ष रिलेशन है। जब तक प्रदेश में युवा बेरोजगार होगा, अपराध, भ्रष्टाचार और नशा ये नियंत्रण में होना बहुत मुश्किल है। आज अपराध की स्थिति ये है कि अपराधी, क्रिमिनल, गैंग ये कहते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे अगर तुमने ठेका लिया, और मार भी देते हैं। एक तो सिर्फ कहना होता है, कह के उस पर पूरा उतर जाना, ये बहुत बड़ी बात है। यमुनानगर में अभी तक शराब के ठेकों की बोली इसी कारण नहीं हुई क्योंकि जो व्यक्ति बोली लगाने वाला था उसको धमकी दे दी गई कि अगर तुमने बोली लगाई तो तुम्हें गोलियों से भून डालेंगे। यही हालात शाहबाद में हुए, यही कल जींद में हुए, और यही पहले भी हो चुके हैं। ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि एक कमजोर सरकार प्रदेश में है, और इस कमजोर सरकार ने कोई वास्तव में धरातल पर काम नहीं किया। ये तो सिर्फ अपने दिन मनाने के लिए आते हैं, मजे मनाने आते हैं, छुट्टियां मनाने आते हैं। इनका काम प्रशासन पर नियंत्रण करना नहीं। आज अधिकारी भी बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। और एक बात कहना चाहूंगा, पुलिस में अच्छे अधिकारियों की कमी नहीं है, अच्छे अफसर्स की कमी नहीं है, लेकिन पुलिस में भ्रष्टाचार की भी कमी नहीं है। जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा पुलिस में, आप देखिए छोटे छोटे शराब के जो ठेकेदार है, जो घर में दारू बेचते हैं, जो देसी दारू बेचते हैं, उनसे पुलिस के सीधे लिंक हैं। मंथलियां जाती हैं। क्या ये मंथलियां मेरे को मालूम है, दूसरे लोगों को मालूम है? क्या अधिकारियों को नहीं मालूम कि चौकी इंचार्ज मंथली लेके शराब बिकवाता है? सब मालूम है, लेकिन ये अपराध की शुरुआत यहीं से होती है। अगर इसको शुरू से हम गंभीरता से लेंगे, निचले स्तर से हम गंभीरता से लेंगे, तो अपराध नियंत्रण होगा, वरना अपराध बढ़ता चला जाएगा। ठीक, मैं लौट रही हूँ आपके पास। राकेश जी, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। सख्त चेतावनियां तो दे रही है प्रदेश सरकार, पर उससे असर क्या हो रहा है? अब जो ऑक्शन है उसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं शराब के जो ठेकेदार है। ओंकार सिंह जी को सुन रहा था, ये बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ है कि जिनके शासन काल के अंदर मुख्यमंत्री निवास तेजाखेड़ा हरियाणा में इस चीज में प्रसिद्ध था कि क्राइम की पराकाष्ठा देखिए उस जमाने में, जब विधायक तक और मंत्रियों तक को नहीं बख्शा जाता था, तेजाखेड़ा में बुलाकर, और ये लोग क्राइम पर ज्ञान दे रहे हैं। सरकार को कमजोर करता है। ये सरकार किसी प्रकार से कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत सरकार है, और सरकार ने जनता के हित के लिए काम किए, इसलिए तीसरी बार सरकार आई है। ये जरा अपने अंतर मन में झांकें कि आज इन्हें लोग की हालत क्या है। क्योंकि जब 2005 के बाद, 2004 के बाद, उस शासन के बाद इन्हें लोग कभी सरकार पे वापस आई नहीं। उसका मुख्य कारण यही है कि इनके तेजाखेड़ा को हरियाणा की जनता ने आज तक नहीं बोला है। तेजाखेड़ा को हरियाणा के आदमी बच्चा जानता है। क्राइम की पर ध्यान दे रहे हैं आप, आपको पता होना चाहिए ओंकार सिंह जी, आप बहुत सीनियर प्रवक्ता है, कि आपके तेजाखेड़ा के जंगल में कितना खौफ था। आप अपने खुद के पार्टी के विधायक, मंत्री, और यहाँ तक कि आपने पदाधिकारियों तक को बुला करके तेजाखेड़ा में उनका किसी को फुल सर्विस देते थे, किसी को हाफ सर्विस देते थे, और क्राइम तो उस जमाने में था। आज तो ऐसा कोई तेजाखेड़ा कोई
निवास आज हरियाणा में नहीं है। ठीक है राकेश जी। और सरकार क्राइम के प्रति बहुत गंभीर है, क्राइम के लिए क्राइम ना हो के लिए काम भी कर रही है। ठीक ठीक। वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे थे क्राइम आपके शासित प्रदेश, जरा हिमाचल में देखिए एक बार आप देखिए जरा झारखंड में जिसमें आप सरकार के अंदर जाने लगे, आप देखिए जरा कर्नाटक में, आप सिर्फ हरियाणा को कैसे बदनाम किया गया है। हरियाणा में एक बहुत खूबसूरत सरकार चल रही है, जनता के हितों की सरकार। आपके हिसाब से कानून व्यवस्था एकदम ठीक है और यहाँ सिर्फ सियासत करने की कोशिश की जा रही है। उनके वक्त में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या उनके प्रदेश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे जो शराब के ठेकेदार हैं उनके प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं निकल रहा है ना सर। उनकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन तब निकलेगा जब ये हत्याएं होनी बंद होंगी, जब ये गैंगस्टर्स इन बदमाशों पर लगाम कसेगी। अब सवाल ये पूछ रहे हैं आपसे कि इन पर लगाम कसने के लिए आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ निर्देश देने के अलावा, क्योंकि उस निर्देश से एज सच ऑन ग्राउंड कुछ नजर नहीं आ रहा है ना सोल्यूशन। ऐसा है कि निर्देश देने का, निर्देश से ही ऑन ग्राउंड भी नजर आएगा, ऑन ग्राउंड भी नजर आएगा। और आज भी क्राइम रेट हरियाणा का कम है सबसे, और कांग्रेस शासित प्रदेशों से तो बहुत कम है। और निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि या तो ये प्रदेश छोड़ दे, छोड़ दे, निश्चित तौर पर बहुत जल्दी होने वाला भी है। उसके तुरंत बाद जींद में एक शराब के ठेकेदार की हत्या कर दी है, तो क्या मतलब सीरियसली नहीं लिया गया है क्या, या चुनौती दे दी गई है प्रदेश सरकार को? भी कर रहे थे वो डर वो खौफ जो इनके सरकारों में होता था, वो डर और खौफ नहीं है। जो डर और खौफ पहले इनकी सरकारों के टाइम एमएलए, विधायक, मंत्री और पार्टी के ही लोगों में होता था ना, वैसा खौफ नहीं है इस सरकार में। ठीक सर, वेद प्रकाश विद्रोही जी तो कह रहे हैं कि हमने बहुत कंट्रोल किया है, आप लोगों में स्थिति तो ज्यादा खराब थी, आप महा जंगल राज इनको कह रहे हैं। मैडम ये कितने गंभीर हैं इसी से अंदाजा लगता है। ये हरियाणा में राज कर रहे हैं या कर्नाटक हिमाचल में राज कर रहे हैं? कर्नाटक हिमाचल में क्या स्थिति है, अच्छी है या बुरी है, क्या इसका हरियाणा की कानून व्यवस्था से कोई संबंध है क्या? या भाजपा राज की तुलना कह देंगे, किसी दूसरे राज्य में कानून व्यवस्था खराब है इसलिए हरियाणा में भी कानून व्यवस्था खराब रहनी चाहिए, क्या कोई ये तर्क है क्या? जब ये इस तरह बचकाने तर्क कर रहे हैं और इनकी कोई बातों में, तथ्यों में दम नहीं है, तो आप सहज अनुमान लगा लें कि ये मानसिक रूप से कितने दिवालिये हो चुके हैं। इनको ये बताना चाहिए कि हरियाणा में क्या है। अब 11 साल बाद, 12 साल बाद किस राज्य की क्या स्थिति थी, उसका आज की राजनीतिक स्थिति से क्या लेना देना। अगर हमारा राज था या लोकदल का राज था, हमने कुछ गलतियां की होगी तो हम भी सत्ता से बाहर हैं और लोकदल भी सत्ता से बाहर है, लोकदल तो बिल्कुल ही कमजोर हो गया, तो इनको गलतियां तो हुई होंगी। तो वो गलतियां हमने की है, इसलिए इनको गलतियां करने का लाइसेंस मिल गया। ये कौन सा तर्क? फिर ये कह रहे हैं कि भाई कोई झगड़ा नहीं। अरे भाई झगड़ा नहीं है तो खुलेआम क्यों धमकी देकर रंगदारी के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है? ये कोई छुपकर तो हो नहीं रहा, खुलेआम हो रहा है। 40 गैंगस्टर हरियाणा के अंदर विगत 6 सालों में कैसे पैदा होंगे? आप एक गैंगस्टर का नाम बताते मुझे जो हरियाणा में 6 साल पहले सक्रिय हो। इंडिविजुअल अपराधी का नाम तो आप बता देंगे, पर गैंगस्टर हरियाणा में, जिसे आप संगठित अपराध कहते हैं, ये हरियाणा में नहीं होते थे। हरियाणा में संगठित अपराधों का जो कार्यकाल है वो 6-7 साल का है, और 6-7 साल की छोड़िए 11 साल थे इनका राज है। और एक नहीं, दो नहीं, 40 गैंगस्टर हैं और 40 अपराधियों पर इन्हीं की पुलिस ने पिछले 5 साल पहले 1 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का इनाम घोषित कर रखा है। पूरा हरियाणा ड्रग का हब बन चुका है, पूरे उत्तर भारत का। पूरे उत्तर भारत में चाहे पाकिस्तान के राजस्थान से आती है, चाहे पंजाब से आती है, और चाहे जम्मू कश्मीर से आती है, चाहे अफगानिस्तान से आते हैं, और चाहे नेपाल के रास्ते आते हैं, और चाहे गुजरात के पोर्ट के माध्यम से ड्रग आता है, वो हरियाणा में इकट्ठा होता है। और हरियाणा में इकट्ठा होकर पूरे उत्तर भारत को बढ़ता है। जहां भी हत्याएं होती हैं, आप हरियाणा की छोड़िए मैडम, पूरे उत्तर भारत में जहां भी हत्याएं होती हैं, बड़ी बड़ी रंगदारी के मामले सामने आते हैं, वो काम वहां करते हैं और छिप जाते हैं हरियाणा के अंदर आकर। इसका मतलब क्या है कि हरियाणा में कोई न कोई तुमको संरक्षण दे रहा है। अब संरक्षण देने वाले कौन है? क्या तो भाजपा संघ के नेता है या पुलिस है? क्या विरोधी दल वाले संरक्षण देंगे क्या?
और फिर भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। और मैंने तो इनको इंस्टेंस बताया कि 4 शराब के व्यापारियों की हत्या हो चुकी है और आप कह रहे हो कुछ नहीं हो रहा। और आपको ये मैंने बता दिया कि भाई सिरसा में, हिसार में, नरवाना के अंदर, जींद के अंदर, करनाल के अंदर, यमुनानगर में, गुड़गांव में, सोनीपत में लोग आए, ठीक है सर, गोलियां चलाई। ठीक है, ठीक है। इस पर छोटा सा रिएक्शन राकेश जी का, फिर ओंकार सिंह जी मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। राकेश जी आपका छोटा सा रिएक्शन वेद प्रकाश विद्रोही जी की बातों पर। कब तक शराब के जो ये कारोबारी है वो इस डर में कब तक रहे? मतलब आप कह तो रहे हैं कि हम सिचुएशन को बेटर कर रहे हैं, पहले से हमने बेहतर कर दिया है, लेकिन कब वो ऐसा महसूस करने लगेंगे कि आज मुझे कोई आके मारेगा नहीं? नहीं, वेद प्रकाश विद्रोही जी ने ये कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद ही सारे क्राइम के जो भी है वो हैं ठेकेदार सारे 2014 के बाद ही शुरू हुए। इससे पहले तो हरियाणा क्राइम फ्री था, कोई था ही नहीं। वही आरोप लगाने वाली बात। तब मैं ये बात कहूंगा कि इनका शैशवकाल ही हुड्डा की सरकार में शुरू हुआ था। इनका बीजारोपण ही हुड्डा सरकार ने किया था। जितने भी क्राइम के वो उनका बीजारोपण ही हुड्डा सरकार ने किया था। बावजूद इसके भी मैं ये कहकर अपनी बात को खत्म नहीं करूंगा कि हाँ भाई इन्होंने बीजारोपण किया तो हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। हम उसको खत्म करने जा रहे हैं। उस पर काम कर रही है सरकार और और सख्ताई से काम करेगी। अगर इसके अलावा कुछ और भी करना पड़ा तो वो भी करेंगे। निश्चित तौर पर क्राइम के प्रति मंत्री जी बहुत सख्त हैं और उन्होंने कहा है कि ढूंढ के निकालो इनको और इनको खत्म करो। और इनके पीछे जो लोग हैं उनके भी चेहरे बेनकाब करेंगे, ऐसा नहीं है। और जब इनके चेहरे बेनकाब होंगे तो देखना कि बहुत से लोग मुंह छिपाते फिरेंगे। फिर कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? ठीक है सर, मैं लौट रही हूं आपके पास। ओंकार सिंह जी, जान गंवाने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश प्रशासन को दिया है कि इनके प्रति 0 टॉलरेंस करते हुए और इनके प्रति सख्ताई से निपटते हुए इस सारे नेक्सस को तोड़ेंगे और इनको क्राइम फ्री करने का काम करेंगे। ठीक, मैं लौट रही सर आपके पास। ओंकार सिंह जी, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। 0 टॉलरेंस की बात कही जा रही है बट स्टिल सिचुएशन ऐसी है कि खौफ में है कारोबारी। पूजा जी, ये बीजेपी के प्रवक्ता की मानसिकता इसी से पता लगती है कि जब इनसे हम अपनी बात करते हैं, आज की बात करते हैं, भूतकाल में चले जाते हैं, इनेलो राज की बात करते हैं। इनसे ये तो जरूर पूछना जब इनका समय आएगा कि इनेलो राज में हमारे सहभागी थे, सहयोगी थे, क्या आपको उसमें मालूम नहीं था कि हम अपराधी लोग हैं? आज आप हमारी तुलना करने में लगे हो। फिर अगर किसी सरकार में किसी से कोई गलती होगी, चाहे कांग्रेस चाहे इनेलो, क्या आपको गलती करने का लाइसेंस मिल गया? और देखिए कितनी बेशर्मी से कहते हैं खूबसूरत सरकार चल रही है। हमारे को खूबसूरत सरकार नहीं चाहिए, हमने इनके चेहरे चाटने नहीं है। हमारे को प्रभावी सरकार चाहिए ताकि व्यापारी अपना काम अच्छे से कर सके। अगर रंगदारी के मामले आएंगे, अगर धमकियां आएंगी, व्यापारी अपना व्यापार कैसे कर पाएगा? अगर व्यापारी व्यापार ही नहीं कर पाएगा तो प्रदेश की विकास की गति बिल्कुल ठप हो जाएगी। आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कृष्ण बेदी जी तो यहाँ तक कहते हैं, इनके मंत्री पूर्व, वो कहते हैं कि ये कोई धमकी का मामला नहीं है, ये तो फाइनेंशियल मैटर है। देखिए कैसे अनपढ़ लोग सत्ता में आ गए, इसको फाइनेंशियल मैटर बता रहे हैं। जब सरेआम धमकी दी जा रही है कि अगर आप ठेके में बोली लगाओगे तो आपको गोलियों से भून देंगे, और भून भी देते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। कानून व्यवस्था नाम की चिड़िया यहाँ से उड़ चुकी है। जनता को विश्वास नहीं है और ये सिर्फ मस्करी करने में, बातें करने में, सिर्फ बढ़िया बढ़िया स्लोगन देने में, जुमले और झमेले देने में बिजी है और इनका कोई काम नहीं है। ये बता तो दे आज प्रदेश की परिस्थिति क्या है। आज प्रत्येक व्यापारी सहमा हुआ है, डरा हुआ है, और विशेष तौर पर शराब व्यापारी तो ठेके की बोली लगाने में इच्छुक नहीं है। सरकार बार बार अपील कर रही है कि ठेका ले लो, और ठेके की बोली लगाने वाला कोई नहीं है। क्या उस खौफ को कैसे खत्म किया जाएगा? उस खौफ को खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार या प्रशासन किस तरीके से अब आगे बढ़ेगी? ये एक बहुत गंभीर विषय है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े हैं हमारे साथ। सवाल देखिए वही है कि 0 टॉलरेंस की बात तो की जा रही है कि क्राइम को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति पर काम करना है, लेकिन ये क्राइम कब 0 होगा, ये खौफ कब 0 होगा, ये बदमाश कब 0 होंगे, ये सवाल उठता है।